लास्ट टाइम हमने देखा था कि शरीर में जो स्नायु तंत्र है वो एक मेन हिस्सा है जो कि करस्पॉन्ड करता है यौगिक शरीर से भी। और ये इसकी जो रचना है, इसका जो कार्य है, वो दोनों पद्धति यानी कि मॉडर्न आयुर्विज्ञान और या आयुर्वेदिक आयुर्विज्ञान, उन दोनों में एक ही तरह का है। तो इसको योग में कारण शरीर भी कहा गया, क्योंकि इसी के कारण शरीर का जो धारण है वो होता है। अगर ये नर्वस सिस्टम नहीं हो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो अभी आपको ये देख रहे होंगे इसके ऊपर, तो आपको अंदाजा होगा कि बाकी शरीर भी एग्जिस्ट नहीं करता इसके बिना। जैसे ये खत्म हो जाता है तो बाकी शरीर भी खत्म। तो इसको कारण शरीर भी हम करस्पॉन्ड कर सकते हैं यौगिक पद्धति के अनुसार। अब इस कारण शरीर का महत्व हम पिछली बार पूरा जान चुके हैं। इसको बस अब अगर इसकी रचना देखेंगे, अभी आगे की तरफ जो इसमें गोल एक कैनाल सी है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जाती है, और जो पीछे की तरफ है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी हड्डियां हैं। उन हड्डियों के ऊपर आप देखोगे कि बहुत थिक लिगामेंट का लेयर है, बहुत थिक लिगामेंट का लेयर है। क्योंकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कारण शरीर है, तो इसको इसी प्रकार से प्रोटेक्टिव लेयर में बनाया गया है। अब यहाँ से निकलने वाले जो स्नायु तंत्र के हिस्से हैं, जो पिछली बार मैंने दिखाया था, जो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ भी गैंग्लियन के एक पूरी चेन है, उसी तरह से प्लेक्सस की पूरी चेन है, तो वो इसके साइड में बनी हुई है। अब वहां से जो इंटेलिजेंस फ्लो करता है, वो एक, अगर आप योग में जब जाएंगे हम ध्यान में, उसमें हम जान पाएंगे कि उससे हम एक फीलिंग आती है कि अंदर भी वो एक स्ट्रक्चर है, उसको सूक्ष्म शरीर हम, इट इज एक्चुअली अवेलेबल सेंस्ड एट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो वो सूक्ष्म शरीर है। हम ये ना मान लें कि सूक्ष्म शरीर में कहीं एक बिंदु है और वो एक्ट करता है कहीं पे या कुछ है ना, दिस इज द कारण ऑफ द शरीर, और वो है सूक्ष्म शरीर जो हर जगह पहुंचकर आपको एक कॉन्शियसनेस देता है, जो आपको दिखा पाता है कि ये शरीर क्या है। या उसके आगे वाला लगाएंगे, जस्ट चेंज इट नेक्स्ट। अभी आप इसको देखो कि ये शरीर आपको दिख रहा है, ये शरीर के पीछे का हिस्सा। मैंने आगे का हिस्सा भी जानबूझ पे नहीं लिया पहले, क्योंकि हम पीछे के हिस्से को ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कारण शरीर के पीछे स्थित है, और हम आगे ही अपने हर चीज को देख के और महसूस करना शुरू करते हैं कि खांसी हो गई है तो बलगम इधर भर गया, पेट यहाँ खराब हो गया। लेकिन जो कारण शरीर है, जिसके कारण से ये सब हो रहा है, उसको हम ध्यान नहीं दे पाए। तो अब आप देखेंगे कि इसमें पीछे आप मांसपेशियों का एक ग्रुप देख रहे हैं अलग अलग। मैं सिर्फ उनकी फिजियोलॉजी या फंक्शनिंग नहीं बताना चाह रहा अभी डिटेल में, और उसकी जरूरत भी नहीं है। बस ये अंदाजा लगाना चाह रहे हैं हम कि शरीर की रचना है किस प्रकार, उसमें अवयव किस प्रकार है। तो आप देखेंगे कि जैसे हमने पंच महाभूत में स्पेस देखा था, आकाश देखा था, अब आप शरीर को देखिए, अंदर से खोखला है तो उसमें आकाश है, उसमें स्पेस है, और उस स्पेस को चारों तरफ से मांसपेशियों ने ढका हुआ है, और इसके ऊपर हमारी स्किन की लेयर। जैसे एटमॉस्फेयर भी लेयर्स में है, जैसे धरती भी अगर आप देखोगे तो वो लेयर्स में है, उसमें सब में कोश है, शीत है, ऐसे ही शरीर में, स्थूल शरीर में भी कोश है, शीत है, आवरण है। तो सबसे पहले आवरण जो है वो स्किन का है या त्वचा का है, त्वक का है। उसमें भी नॉन जो लेयर, जिनको हम आजकल फंक्शनली डर्मेटोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, वो 7 लेयर्स हैं। एक ऊपर की डेड लेयर है, उसके नीचे फिर एक और है, फिर उसके नीचे मसल्स हैं, जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स के साथ अटैच हैं, जो भी बालों को हिलाते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद एडिपोस एक लेयर है। उस लेयर के बाद फिर मसल्स की अलग अलग लेयर्स हैं।
तो ये सोचने की आवश्यकता है कि हम ये ना माने कि एक मसल है और उसमें पेन हो गया। ये एक मसल नहीं है, ये पूरे लेयर है, स्किन से लेके नीचे मसल्स तक, जहाँ की हड्डियां के बाद इंटरनल ऑर्गन शुरू हो जाते हैं, जहाँ से अंदर के जो अवयव हैं वो एक सैक में शुरू हो जाते हैं। तो आप यहाँ देखें कि अलग अलग मसल्स हैं और वो अलग अलग नीचे तक हिस्सों में जा रही हैं। जो हमारी ट्रेपेजियस मसल्स है उसको आप देखिए कि ऊपर तो यहाँ कंधों तक है, लेकिन उसके बाद पतली होके वो स्पाइन के साथ साथ नीचे तक जा रही है। उसके साथ साथ अंदर के जब मसल देखेंगे तो और भी आपको मसल्स या मांसपेशी नजर आएंगे। उसके बाद आप देखिए डेल्टॉइड जो साइड में मसल्स हैं ये अलग हैं, उनके साथ सपोर्ट करने के लिए अलग मसल्स हैं। और उसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे जिनको आप जो साइड्स के मसल्स हैं, जिनको जिम्नेजियम की भाषा में विंग्स बोलते हैं या लैट्स बोलते हैं, वो यहाँ पे है। और वो बिल्कुल डीप पीछे जाके, अगर आप नीचे तक इसको फोटो को बाद में देखेंगे तो नीचे जाके वो वहीं मिलते हैं सैक्रल रीजन में। आप देखिए ध्यान से, ये देखिए ये सैक्रल रीजन में जाके मिल रही है। और सैक्रल रीजन में सिर्फ जो हमने कोकोजियल बोन देखी थी उसके ऊपर आके अटैच हो रही सेंटर में। इसी तरह से दूसरी साइड वाले भी सेंटर में आके अटैच होती है। तो ये जो पूरा कनेक्शन है ऊपर की मसल्स का बिल्कुल नीचे चला जा रहा है और वहां से फिर हमारे पैरों के साथ भी इसके जॉइंट्स है, जो कि दूसरी फोटोग्राफ में हम देख पाएंगे। मैं सिर्फ इतना दिखाना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ देखिए मसल सिर से लेके और पूरी रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से तक किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। और वो एक इंटरप्ले है, वो एक तरह से आपस में सहायक है या एगोनिस्टिक जिसको बोलते हैं, जो काम करती है। एक उसको रोकती है डैमेज होने से और एक उसको सपोर्ट करती है। उस तरह से अरेंज है पूरी बॉडी के लिए। आपको इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जितना डिटेल में जाएंगे उतना कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी मसल किसको सपोर्ट कर रही है, किससे खींचेगी, कैसे जाएगी। फील करना इज बेटर देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ वर्किंग ऑफ एवरीथिंग एंड देन गोइंग इनटू मोर डिटेल्स। तो पूरी एक बड़ी स्टडी बनती है और वो जो पूरा स्टडी करते हैं वो भी बोलते हैं कि हमें सिर्फ 1% ही पता चला। बट अंदाजा इससे हमारा हो जाएगा कि शरीर में कौन से हिस्से हैं जिनको कौन से मांसपेशियां मूव करती हैं, कंट्रोल करती हैं, कौन सी मांसपेशियां उनको मूव करने से रोकती हैं और कौन सी मांसपेशियां उनको सपोर्ट करती हैं। कौन सी मांसपेशियां इनर्ट पोस्चर जो है उनमें मदद करती है, कौन सी जो ये मांसपेशियां हैं वो हमारे कार्रवाई में मदद करती है। ये सब थोड़ा सा अंदाजा हमें हो जाएगा। तो हम जो डेली वर्किंग है, जो डेली पोस्चर्स हैं, एफर्ट्स हैं, योग है, उसमें थोड़ी सी इमेजिनेशन में हमें मदद मिल जाएगी। क्या अगला वाला लगाना प्लीज। अब देखिए ये बिल्कुल अंदर वाले मसल जो कि बिल्कुल शरीर के अंदर हैं। इनके बीच में एक और लेयर है जो इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा। इसलिए इसमें अलग पहले नीचे वाली ऊपर वाली दिखाना चाह रहा हूँ, जिससे कि अंदाजा हो हमें कि जब हम बोलते हैं कि ये मेरे जो जैसे रुबीना जी उस दिन मुझे बता रही थी ग्लूटस मसल्स मेरा जो है वो स्टिफ है। अब सिर्फ एक ग्लूटस मसल्स तो है नहीं, आप देखेंगे नीचे इसके साथ साथ अंदर 4-5 मसल्स के बंडल पीछे हिप के अंदर घुसे हुए और वो सीधे जाके वहीं पे सैक्रम और कोकोजियल रीजन में जाके मिल रहे हैं। उनका अटैचमेंट जो ओरिजिनेशन है वो वहां पे, ऐसे वो किनारों में जो हिप के क्राउन है वहां पे लगा हुआ है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये बीच अंदर के मसल्स भी अलग अलग लेयर्स में हैं और इनके अंदर भी कुछ ग्रे हिस्सा बना हुआ है और कुछ येलोइश ब्राउन हिस्सा बना हुआ है। तो जो येलोइश ब्राउन हिस्सा है ये मसल्स हैं, ये मांसपेशियां हैं जिनमें नर्वस इनर्वेशन है। और जो बाहर की मसल्स थी उनको हम डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये वाली जो मसल्स हैं ये पार्शियली हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनको हम डायरेक्टली अपनी मर्जी से हिला नहीं सकते। ये प्रभु ने प्रोटेक्शन के लिए अंदर बनाई हैं, तो उनको बहुत जब आप ध्यान देंगे, कंपैशन रखेंगे अपने ऑर्गन्स और मसल्स की तरफ, तब जाके ये अपनी स्थिति को बदलेंगी, जिससे कि इनको जब इंश्योर हो जाएगा, इनको भय नहीं होगा कि कोई डैमेज नहीं हो सकता है, तब ये मूव करेंगी जो आप चाहेंगे उसको। जो ग्रे वाला हिस्सा है ये लिगामेंटस एरिया है, जो कि मसल्स जो होते हैं जो काम करते हैं, शरीर को उठाना, रोकना, पकड़ना,
इनका काम है जॉइंट्स को होल्ड करना, और ये मसल्स के किनारे वाले हिस्से होते हैं, जो एंड हिस्से जहाँ जुड़ते हैं हड्डी के अंदर, उन्हीं को लिगामेंट्स और टेंडन्स वगैरह हम बोल देते हैं, लेकिन एक ही स्ट्रक्चर, एक ही चीज के बने हुए, एक ही तरह से इनका इनोवेशन है। मसल्स जो है वो स्ट्रेच हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, उनमें एबिलिटी है, और इनमें ऐसी एबिलिटी नहीं। ये सिर्फ खींच के रखती है शरीर को, बंधनों को, जॉइंट्स को अपनी जगह पे रखने के। अब आप देखेंगे इसके नीचे जो हड्डियों के बीच में भी आप देखेंगे एक ग्रे कलर की लेयर है पूरी, इसको फैशिया बोलते हैं, फैशिया। और ये फैशिया का जो कंसेप्ट है आयुर्वेदिक स्टडी में तो बहुत पहले से है कि मांसपेशियां कफ की बनी होती है और वो कफ के अधीन काम करती है, लेकिन अभी लेटेस्ट 4-5 साल पहले ही ये रिसर्च करी है और लोगों को पता चला है आधुनिक विज्ञान में कि जो ये लेयर है फैशिया की, ये सिर्फ मसल्स के बीच में नीचे ही नहीं है, मसल्स के साथ में भी है, लेयर बाय लेयर है। और ये फैशिया की मसल्स ही एक मदरबोर्ड की तरह काम करती है। जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर बहुत सारे वायर्स लगे होते हैं, उसी में चिप्स लगी होती है, तो ये फैशिया है, ये भी एक तरह से उस मदरबोर्ड का काम करता है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। ये कॉन्टिग्यूअस, यानी कि ये बिल्कुल ऊपर से नीचे तक शरीर में आवरण की तरह लेयर बाय लेयर एक जॉइंटेड चीज है। जैसे पहले धारणा थी मॉडर्न साइंस की, सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस की, आधुनिक आयुर्विज्ञान की, कि मांसपेशी से ही जो है वो समस्याएं बनती हैं लोकोमोशन की, और उनको सर्जरी से या जिस भी तरीके से फिजियोथेरेपी से ठीक करने से ये ठीक हो जाती है या ठीक नहीं हो पाती। ये धारणा अब बिल्कुल गलत प्रूव होती चली जा रही है पिछले 4-5 साल की रिसर्च। तो बोलते हैं मसल्स को कभी कुछ होता ही नहीं है, असली जो समस्या इस मदरबोर्ड में आ जाती है, और इस मदरबोर्ड के कारण ही या तो सेंसेशन नहीं पहुंचते हैं उन जगहों पे जहां जाने चाहिए, और या फिर ये मदरबोर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये एक जैसे पॉलीथीन के बैग में हम रखे हुए हैं, और पॉलीथीन का बैग जब ठंडा हो जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, और ऐसे इसके सिकुड़ने के कारण मांसपेशियां पूरी तरह से मूव नहीं कर पाती, और जब मांसपेशियां ज्यादा मूव नहीं कर पाती तो इसका जब इलाज में मूवमेंट नहीं होता है जो होना चाहिए, चिकनाहट इसमें नहीं रह जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, तो ये और संकुचित होता चला जाता है, रेंज ऑफ मूवमेंट और कम होती चली जाती है, और हम सोचते हैं कि वो हड्डी में प्रॉब्लम आ गई। ये धारणा मेरी नहीं है, ये नए आधुनिक आयुर्विज्ञान की है। और अगर आपने देखा होगा तो हमारे जो योग है या उसमें पहले से ये चीजें सब काउंटेड है ऑलरेडी। तो ये चीजें अभी आयुर्विज्ञान में भी पता चलती जा रही हैं, और हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते जा रहे हैं। बनस्पत स्थूल चीजों के हम अब माइक्रो जो छोटी चीजें हैं जो कि दिखने में सामान्यतः इतनी महत्वपूर्ण नहीं नजर आती, लेकिन उनका फंक्शन जो है जब देखते हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। जैसे मदरबोर्ड का फंक्शन है, चिप्स तो सब अलग से लगाए जाएंगे, उसके मदरबोर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, अभी नेक्स्ट वाला जरा दिखाइए। ये एक और लेयर मसल की है, जो ऊपर वाली लेयर थी और नीचे वाली लेयर थी, ये उसके बीच की है। अब ये मसल्स भी एक अपना एक महत्व रखती हैं, यानी कि प्रभु ने एक जिसको बोलते हो एक सिस्टम बनाया हुआ है जिससे कि हम पूरी तरह से अपने आप ही बेकाबू होकर कार्रवाई कोई भी कार्य ना करें। ये सभी कर्म 3 लेयर में, एक हमारे हाथ में, एक दोनों के हाथ में, और एक बिल्कुल प्रभु के हाथ में। यानी कि एक ऑटोनॉमिक है बिल्कुल, एक पार्शियली ऑटोनॉमिक है, और एक फुल्ली हमारे हाथ में, एक फुल्ली मोटर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे बच्चे को हम लेके जाते हैं या जो हम अपने पेट्स को घुमाते हैं तो एक लीश रखते हैं कि हाँ आप इतना दूर घूम सकते हैं, लेकिन उसके बाद कंट्रोल मेरे हाथ में। इसी प्रकार कंट्रोल जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हाथ में इसका आ जाता है। तो या नेक्स्ट, ये शरीर के हिस्से हैं। मसल्स के बाद अंदर इनको
कैविटीज हैं। तो आप देखेंगे कि पीछे की तरफ एक बिल्कुल थोड़ा वॉल है या एब्डोमिनल वॉल है, और आगे की तरफ भी एक इसी प्रकार से वॉल है। बीच में एक हॉलो हिस्सा है जिसको हम आकाश के बीच में जो बाकी 4 महाभूत है उनके मिश्रण से बने हुए अवयव इसमें हैं। तो आप इसका अगर पोजीशन देखेंगे तो जो स्पाइन है, अगर आप इमेजिन करेंगे तो ये ओम की शेप में है। ऊपर वाला इनवर्ट कर्व है, बीच में आउटवर्ड कर्व है, इनवर्ड कर्व है, फिर नीचे इनवर्ड कर्व है, फिर एक आउटवर्ड कर्व है, और फिर इनवर्ड है, और फिर एक और आउटवर्ड एंड इनवर्ड है। आप देखो तो ऊपर वाला ओ का ओ बड़ा है, नीचे वाले का छोटा, और जब हम ओम लिखते हैं वो भी इसी प्रकार से लिखते हैं। तो एक करस्पॉन्डेंस है, इसीलिए इसको कारण शरीर बोला गया है। इसीलिए से ओम को भी प्रभु का एक रिप्रेजेंटेशन बोला गया है। ओम का भी प्रभु, आई मीन द कॉस्मिक इंटेलिजेंस और द प्राकृतिक इंटेलिजेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो अब उसी शेप में ये स्पाइन भी है, और उसी शेप में ऑर्गन्स अगर आप देखेंगे तो ऑर्गन्स भी अगर आप देखेंगे तो उल्टा ओम उसमें बना हुआ होगा आगे की तरफ। ये कोई मैं वो धार्मिक चीज नहीं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू करस्पॉन्डेंस विद द वैदिक लिटरेचर एक्सप्रेशंस एंड द बॉडी, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कारण शरीर। अब आप देखिए इसमें ऊपर एक कैविटी है, बीच में एक कैविटी है और नीचे एक कैविटी, और इन कैविटी का ऊपर वाली जो कैविटी है वो एक सीधी अलाइनमेंट में, लेकिन पीछे वाली जो नीचे वाली कैविटी है वो उनके 45 डिग्रीज के ऊपर अलाइनमेंट है। अगर आप एक काली लाइन देखेंगे बीच में दिखी थी, जो पेल्विक कैविटी है वो पीछे की तरफ 45 डिग्रीज पे अंदर, जो एब्डोमिनल कैविटी बीच में है ब्राउन से दिख रही है वो सेंटर में, उस सिधाई में, और उसी की सिधाई में ऊपर जो प्लूरल कैविटी है या थोरेसिक कैविटी है वो उसके ऊपर है। अब ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि आप इनकी परस्पर पोजीशंस देख लीजिए, और जब हम पोस्चर अडॉप्ट करते हैं तो इनकी पोजीशन में क्या फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से अंदर के अवयवों पर क्या उसका इफेक्ट होगा, वो हम फिर जानकारी ले सकते हैं या हम उसको फील कर सकते हैं। अब ये देखिए, जो पहले पीछे से हमने ऐसा देखा था, आगे से अगर उन मसल्स को निकाल दिया जाए, आगे से जो मसल्स हैं, तो आगे इस तरह से ये हिस्से हमें दिखाई देंगे। इसमें ऊपर जो थोड़े से कैविटी है, आप देखेंगे कि वो एक सिलेंडर की तरह है, जो स्पेस है उसका नीचे चौड़ा है और ऊपर उसको बंद किया हुआ है। इसीलिए उसके ऊपर 2 हड्डियां लगाई गई हैं जिनको क्लैविकल बोन बोलते हैं यहाँ पे, और जो कि शरीर को चौड़ा रखती है। मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ये चीज कि आप देखेंगे शरीर ऊपर से यहाँ से शोल्डर से चौड़ा रखा गया है और नीचे जाके उसको कम किया गया। प्रभु ने इसको किसी कारण से इस तरह से मस्कुलर जो अलाइनमेंट है बाहर से, उसको इस तरह से बनाया गया कि जो पेक्टोरल मसल्स के साथ वाला जो हिस्सा है शोल्डर का वो चौड़ा रहे और जो हिप है वो कॉम्पैक्ट रहे। उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सही रहेगी, बिल्कुल मध्य में एक सेंटर में आप लाइन देख रहे हैं जो डिवाइड करती है शरीर को 2 हिस्सों में। तो उस अगर वैसे रहेंगे तो हम शरीर को बिल्कुल 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड करेंगे। उसका अलाइनमेंट जो है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसका असर जो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है उसका जो असर है शरीर के अवयवों के ऊपर, वो बिल्कुल बराबर रहेगा। यानी कि जो सिमेट्री है बॉडी के अंदर के ऑर्गन की वो पूरी तरह से बनी रहेगी। और जब सिमेट्री बनी रहेगी तो उनका जो स्पेसिंग है वो भी बना रहेगा ठीक ठाक। जब स्पेसिंग या अपनी जगह में रहेंगे तो फिर उनका फंक्शनिंग ठीक रहेगा। बॉडी अब अगर आप इसमें अभी देख रहे हैं कि इसको हम करस्पॉन्ड कर सकते हैं शरीर को एक कॉलोनी की तरह। जैसे आवासीय कॉलोनी जिस तरह से बनती है हमारे, वो एक समझ लीजिए एक ये बस्ती है। उस बस्ती में अलग अलग घर हैं, कुछ बड़े घर हैं, कुछ छोटे घर हैं। उन घरों में अलग अलग कमरे हैं और कमरों में अलग अलग फैमिलीज के जो मेंबर्स हैं वो रह रहे हैं। यानी कि एब्डोमिनल कैविटी है, एक थोरेसिक कैविटी है, एक पेल्विक कैविटी। ये अलग अलग टावर हो गए और इनके अंदर अलग अलग घर हो गए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे एंडोक्राइनल सिस्टम, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। ये उनके अलग अलग घर हो गए या फैमिलीज होगी रहने वाली।
अब इन फैमिलीज के अलग अलग मेंबर्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक है, गला है, फेफड़े हैं, और इसी प्रकार से जैसे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लिवर है, एंडोक्राइन जो हिस्से हैं जैसे पैंक्रियाज है या गॉल ब्लैडर सोकॉल, जिसको जो ज्यादातर लोग रिमूव करा लेते हैं, कई है रिमूव करा लेते हैं इसको। तो ये उसके उस घर में रहने वाले लोग हो गए, फैमिली हो गई, फैमिली के मेंबर्स हो गए। इसी प्रकार से एब्डोमिनल कैविटी जो है उस टावर में अलग अलग घर हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, और ये सब जो हैं फिर इनके अंदर उनके मेंबर्स रहते हैं। इसी प्रकार से पेल्विक कैविटी के अंदर अलग अलग मेंबर्स रहते हैं। तो शरीर को हम वी कैन से इट इज कॉलोनी ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन एंड दी सिस्टम। इट इज नॉट द वे वी परसीव इट, ये एक ईंट की तरह है, ब्रिक की तरह या लोहे के एक सरिये की तरह। नो, इट इज अ कॉलोनी विद द इंटरप्ले ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ये जिनका परस्पर संबंध है, ये एक चीज नहीं है इनका, लेकिन परस्पर आपस में संबंध है। जैसे कि कॉलोनी में घरों का है, घर कुछ आपस में जुड़े हुए हैं, और उन घर में रहने वाले जो मेंबर्स हैं वो भी इसी प्रकार से कुछ उनमें से बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छे से काम करते हैं, कुछ थोड़े से कम इंटेलिजेंट होते हैं, धीरे काम करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये शरीर को उस तरह से हमें विजुअलाइज करना चाहिए। अब ये सोचिए कि कॉलोनी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और उन कॉलोनी के लोगों को रहने के लिए एक सोसाइटी बनी होती है, सोसाइटी का रूल होता है, और सभी को जनरली उस रूल के विदिन ही काम करना होता है, लेकिन अपने घर में इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम भी वो आसानी से अपनी तरह से कर सकते हैं। उस घर में भी तीनों कमरों में काम जो रहने वाले लोग हैं अपना अपना इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी उनकी माँ मदर, इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मदर ही कंट्रोल करती है, फादर तो बेचारा ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। तो वो मदर की तरह भी उसमें एक ऑर्गन है या एक सिस्टम है जो मदर की तरह काम करता है, जो कि उसको घर को भी कंट्रोल करता है। और मदर भी कंट्रोल किससे होती है? प्रभु से। दैट शक्ति, दैट cosmic intelligence which we are talking about, it is generally sanskaras which get into that mind, and then she starts to tell same way, she starts to work same way. तो इस तरह से आप अपने शरीर को विजुलाइज कर लीजिए कि हम शरीर के अंदर रहने वाले बहुत सारे लोग हैं और वो लोग आपस में रह रहे हैं। अब ये सोचिए कि हर सोसाइटी के मेंबर का एक अपना अपना रोल है, जो कि उन्होंने बड़े अच्छे से करना होगा। अब इस सोसाइटी में रहने की जगह मान लो 10 लोगों की है, और अगर वहां 20 रहने लगेंगे तो फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी प्रकार से शरीर के अंदर ऑर्गन्स का है। एक ऑर्गन को स्पेस ऑथराइजेशन मान लो 1 स्क्वायर फीट है अंदर, और लेकिन क्योंकि उसका एनलार्जमेंट हो गया इन्हीं कारणों से, जिसमें सेल्स ज्यादा आ गए हैं, जो भी कारण हो गया वो बढ़ गया। जब वो बढ़ जाएगा तो सर्टेनली उस घर में रहने वाले जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर उसका असर पड़ेगा, उनकी लाइफस्टाइल पे असर पड़ जाएगा, उनकी फंक्शनिंग पे असर पड़ जाएगा। तो जब वो फंक्शनिंग पे असर पड़ेगा तो उस घर के बाहर रहने वाले लोगों पे भी उस ऑल्टर्ड फंक्शनिंग का फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा कि ये तो बहुत सारे लोग हैं, अब ये अपना अपना म्यूजिक चला रहे हैं, हल्ला ज्यादा हो रहा है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। सिमिलरली इन दिस केस हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही इनफ्लो और आउटफ्लो सोसाइटी के अंदर कंट्रोल किया जाता है कि भाई ज्यादा एंट्री ना हो, भीड़ हो जाएगी ज्यादा, और ज्यादा एग्जिट भी ना होने तो खाली हो जाएगी। तो ये सब चीज कंट्रोल भी होती है। इसी तरह से शरीर में भी है, कंट्रोल भी है ये। तो अभी शरीर को अगर आप देखेंगे कि इसमें बीच वाले हिस्से में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और पीछे बीच में नसें जा रही हैं, ब्लड वेसल जा रहे हैं, मतलब हर चीज जो है वो उस चीज में इसी चीज के अंदर चली जा रही है। लेकिन आप सेंट्रल अलाइनमेंट देखिए, नाक और इसको सबको आप देखेंगे तो पूरे शरीर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, पूरे शरीर को, हर चीज को।
और ये दोनों इससे इंडिपेंडेंटली काम करने के काबिल है। इसीलिए आपने वहां देखा होगा शरीर में ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो कि इंडिपेंडेंटली काम भी कर सकते हैं। अगर आप ईड़ा नाड़ी काम में ना भी लाएं तो सिर्फ पिंगला नाड़ी से ही काम कर सकते हैं। और एक इनके सेंटर में जगह है जो कि इन दोनों को बैलेंस बनाती है। तो वो जो ऑर्गन अभी आपको दिखाए वो इस तरह से ढके हुए हैं सारे के सारे। इनमें भी लेयर बाय लेयर मसल्स हैं और इन मसल्स का सबका अपना अपना फंक्शन है। तो जो कॉलोनी है ये गेटेड कॉलोनी है। इसमें एक एंट्री है और एक एग्जिट है। और बाहर इसमें प्रोटेक्टिव चीजें लगेंगी स्पेस के। तो अगर आप इसको आगे से देखेंगे तो इसमें मसल्स हैं, रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो इसको कवर करती है। इसके आगे शायद फोटोग्राफ है वो, जिसमें इन मसल्स के अंदर एक झिल्ली सी है जिसको ओमेंटेन बोलते हैं, ऑनमेंटेन, जो कि हमारे अंदर के ऑर्गन को पूरा ऐसे कवर करके रखती है, जैसे कि एक पर्दा डला हुआ हो, जिससे कि बाहर की चीजों का असर डायरेक्टली हमारे शरीर के अंदर के अवयवों पे ना पड़े। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम औषधि का या योग के आसन का इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उससे ही हम इनको या तो प्रिवेंट कर पाएंगे बीमारियों को, रोगों को, और या फिर उनको निवारण कर पाएंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट आगे चलना। अभी आप इसमें देखेंगे कि परस्पर संबंध जो मैं बात करना चाह रहा था वो कैसे कैसे इनका है। इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है क्योंकि ये साइड व्यू है, क्रॉस सेक्शन है इसका, लेटरल व्यू का समझना मुश्किल, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि आप देखिए ऊपर से नीचे तक सभी ऑर्गन एक साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच हुए हैं और उनके बीच में कोई ना कोई या तो लेयर है सॉलिड या लिक्विड की या एयर की या स्पेस है हवा के लिए। तो यानी कि जो हम 3 दोष बोलते हैं, कफ, वात और पित्त, उनके प्रोडक्ट्स, वो इन सब का इसमें एक मेल पाएंगे। यही नहीं है कि ये सिर्फ ऑर्गन को फंक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ये पूरे शरीर में इसी तरह से व्यवस्थित है पूरे शरीर में। पीछे की तरफ जो रीड किया उसके साथ साथ बिल्कुल चल रही है। अब हर ऑर्गन में अगर आप ध्यान से बाद में पढ़ेंगे या देखेंगे, हर ऑर्गन की रचना भी हमारे शरीर की तरह ही है। उसमें भी एक कारण शरीर है, एक बेस और स्पाइन होती है हर चीज की, चाहे लिवर की हो, चाहे स्टमक की हो, चाहे किडनी की हो, एक स्पाइन होती है जिसके दोनों तरफ वो बन के होती है। ऐसे इंटेस्टाइन में भी एक स्पाइन होती है, उसी स्पाइन मतलब स्पाइन की तरह का, और उसके चारों तरफ फिर वो बनती है और वहीं से फिर नर्व निकल के उसको इनर्वेट करती है और उसकी फंक्शनिंग में मदद करती है। तो आप लेयर बाय लेयर देखिए कि ये चीजें कैसे हैं। अब इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे ही कि शरीर का जो इंटर रिलेशनशिप है वो किस तरह से है। या अगले में आ जाएगा अंशुल, अगले वाले फोटो में चलना प्लीज। या ये मैं बता रहा था आपको, जो पर्दा हमारे इसके ऊपर डला हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। हम सिर्फ ये ना मान लें कि हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हैं, उसके बाद वो अंदर इंटेस्टाइन है। ये एक पूरा का पूरा पर्दा सा उसके ऊपर डला हुआ है ओमेंटम, और इसका काम जो है सिर्फ कवर करना नहीं है। ये सब के सब इंटेलिजेंट ऑर्गन है, जैसे मैंने बताया ये सब के सब इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं। जैसे कमरों में फैमिली के मेंबर्स अलग अलग रहते हैं, उनका अपना इंटेलिजेंस भी है, ऐसे इन सब का इंटेलिजेंस है। इस इंटेलिजेंस को ही योग जो है वो ज्यादा एड्रेस करता है। इस इंटेलिजेंस को प्रयोग करके ही वो इनको अवयवों को अपनी स्थिति में रखता है और उनको ठीक करने के लिए बाध्य करता है। या नेक्स्ट, अभी आप इसको देखिए ध्यान से शरीर को। अब देखिए ये एक टावर है, एक सोसाइटी है, इसमें अलग अलग टावर्स हैं और टावर्स के अंदर इतने सारे लोग रह रहे हैं। यानी कि इसमें गुंजाइश नहीं है ज्यादा कि कोई भी एक्स्ट्रा आ जाए इसके अंदर या इसमें से कोई चला जाए, और कोई इसमें से माल फंक्शन भी करे। अगर थोड़ा बहुत भी गलत काम करेगा तो उसका असर जो है पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा। ये आप इसमें देख सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए सबसे नीचे आप देखेंगे ब्लाडर, और जहां वो पेल्विक कैविटी है उसके नीचे देखेंगे एनल कैनाल है, जहां से कि मल विसर्जित होता है।
सबसे नीचे, ठीक है। अब सबसे ऊपर देखेंगे आप तो ईसोफेगस का एंट्री है, जहां से और थोड़ा तो हाँ, यहाँ से ईसोफेगस की एंट्री, जहां से भोजन एंटर करता है या कोई भी चीज एंटर करता है, जैसे हवा, पानी और भोजन, यानी कि जल, वायु और पृथ्वी। अग्नि तो पूरे शरीर में विद्यमान है, वो भी शरीर में इसी प्रकार से एंटर करती है, और आकाश में तो शरीर बना ही हुआ है। तो 5 महाभूतों में इस प्रकार से हम इसको आयुर्वेद की भाषा में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जो इसकी एंट्रीज हैं, जहां से ये मुंह से खोलने के बाद अंदर जाती चीजें, वो नैरोइंग कैनाल यहाँ पे हो जाती है, और उसके अंदर खून की नसें, स्नायु की नसें, रीढ़ की हड्डी और कंधों की हड्डियां, लिगामेंट, मसल्स, वो सब हैं। उसके बावजूद उसमें एक काम करना पड़ता है बड़ा महीन सा, खाने को अंदर ले जाना, सांस को अंदर ले जाना, समय से ले जाना, कौन सा खाना किस तरफ जाना, वगैरह वगैरह सारे काम इसके अंदर होते हैं। यानी कि हर ऑर्गन ऊपर से ही अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक काम करता है, और विद इन दी गवर्निंग रूल्स ऑफ दी कारण शरीर एंड उसके ऊपर वाला शरीर। तो जो ये अंदर के ऑर्गन्स हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इनको हम आत्म मान सकते हैं। ये आत्म है, दैट सेल्फ। इनमें अपनी खुद की इंटेलिजेंस है, जो कि हमारी जनरल इंटेलिजेंस से मेल खाती है, प्रकृति जिसको बोलते हैं। और जो कारण शरीर से जुड़ा हुआ मस्तिष्क का ओवरऑल कंट्रोल है, उसको हम पर आत्म, यानी कि आत्म से ऊपर, सुपीरियर टू दी आत्म इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। तो दैट इज परमात्मा, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा। आत्मा इज योर इनसाइड ऑर्गन्स, और दिस प्राणमय कोश के बने हुए स्थूल जो आपके अवयव हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस रखते हैं, वो आत्मा है, अपने आप काम करने वाले, और उनको गाइडेंस देने के लिए उनसे सुपीरियर इंटेलिजेंस है। जैसे हमारा शिवा शक्ति का रिलेशनशिप था, प्रकृति पुरुष का रिलेशनशिप था, इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप है। तो करस्पॉन्डेंस आप देखिए कैसे कॉस्मिक या स्ट्रक्चरिंग में शरीर की करस्पॉन्डेंस आ रही है इसमें। अब इन दोनों इंटेलिजेंस का मेल करना ही हमारे सारे योग का लक्ष्य है। चाहे वो योग हम आयुर्विज्ञान के जरिए औषधि लेके शल्य चिकित्सा करके करें, चाहे वो योग हम हठ योग के जरिए प्राणायाम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, इन चीजों से करें, पर सभी का जो लक्ष्य है, एम है, वो है सामंजस्य बिठाना इन दोनों में, परमात्मा और आत्मा में। इसीलिए कहते हैं परमात्मा का या आत्मा का ध्यान धरने से हम जीवन मृत्यु के एक चक्र से पार कर जाते हैं। यानी कि वी गो पास दी साइकिल ऑफ सफरिंग एंड क्योरिंग बाय कीपिंग दी a balance between आत्म एंड परमात्मा। Once we do that, दोनों में जो बैलेंस बन जाता है, परस्पर संबंध आ जाता है, तो सारे के सारे अवयव अपने आप काम करेंगे। So we cannot de-link the bhakti योग, we cannot de-link the ज्ञान योग, we cannot de-link the आयुर्विज्ञान, we cannot de-link the हठ योग और राज योग। तो ये शरीर के अवयव के बारे में एक जनरल धारणा जो है, उससे परे हट के मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ ठीक खा रही हूँ, इतनी कैलोरीज मैंने ले ली और इतने एक्सरसाइज मैंने कर दी, उसके बावजूद मैं बीमार हो गया या हो गई या मुझे रोग हो गया, उसका कारण यही है कि हम शरीर को एक जीव आत्मा की तरह ना मान के उनके अवयवों को हम उनको मृत जो वस्तु हैं उनके मान लेते हैं, और उनको लगता है हमें कि हम अगर इतना इसमें डाल देंगे तो ये बैग भर जाएगा, और जब ये इतना बैग भर जाएगा तो ये फिट हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये इंटेलिजेंट ऑर्गन्स हैं, इनको समझना, ध्यान रखना इनका जरूरी है। सो आत्म ध्यान, थिंकिंग इनवर्ड, having the feeling of inside is important, and then feeling inside, connecting into the connection which is governing it is also equally important.
अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में लेता हूँ उदाहरण, शरीर के अंदर कैसे परस्पर संबंध होने से और ये जो अवयव हैं काम करते हैं संबंधित होने से, और एक किसी भी अवयव के ठीक से काम ना करने से किस प्रकार से पूरे शरीर में इसका इफेक्ट होगा। जैसे धुआं एक जगह निकलता है लेकिन वो फैलते फैलते पूरे कॉलोनी में फैल जाता है, और फिर जो उसकी परेशानी है या अच्छाई है वो सब जगह बराबर हो जाती है। इसी प्रकार से शरीर में भी होने वाले जो त्रुटियां हैं, रोग हैं, वो इसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान में फैल जाते हैं, और सभी के सभी जो ये ऑर्गन्स हैं, ये सेंसिबल ऑर्गन्स हैं, सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, बल्कि सभी लेवल पे सेंसिटिव है, सेल तक सेंसिटिव है, टिश्यू भी सेंसिटिव है, ऑर्गन तो है ही। और ऑर्गन की इंटेलिजेंस जो है कलेक्टिव ज्यादा है, इसलिए मैं ऑर्गन्स के ऊपर आके रुक रहा हूँ। तो जब मैं आपको खाने के बारे में बता रहा कि हमने कोई भी खाना खाया या सांस के बारे में, खाने के बारे में उस दिन आपको बता चुका था, तो आज सांस के बारे में करते हैं बात। आप देखेंगे कि अब जो कैविटी है यहाँ पे, उसमें जुगुलर वेन है, कार्डियक आर्टरी है, लैरिंग्स है, थैरिंग्स है, थायराइड है, और बहुत सारी बोन्स है, बहुत चीजें इकट्ठी करती यहाँ पे हैं। अब ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमें जो ट्रैफिक पुलिस मैन है वहां पे, उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है। और हम जनरली क्या करते हैं कि हम उस ध्यान को वहां रहने नहीं देते, जिस कारण से वो ट्रैफिक में प्रॉब्लम, वो अपनी अपनी इंटेलिजेंस से चल रहे हैं। किसी का डेविएट हो गया इंटेलिजेंस, चाहे लैरिंग्स का हो गया, चाहे फेरिंग्स का हो गया, चाहे टंग के मसल्स का हो गया, किसी के कारण से, तो जो भोजन का रास्ता जाने का वो गड़बड़ हो जाता है, उसके जो कुछ रस होने चाहिए वो नहीं हो पाते। तो जब सांस साथ में जा रही है, आपके जो उसने अंदर जाना है, तो खाने के समय में उसने ब्लॉक करना है आपके ट्रैकिया को, फिर खुलना है वापस सांस के अंदर जाने। जब सांस अंदर जाने लगेगी तो नीचे आप देखेंगे जहाँ ये लिवर वगैरह है, इसके आगे डायफ्राम, उसके ऊपर डायफ्राम लिखा हुआ, उस डायफ्राम को नीचे की तरफ जाना है। लेकिन हम अगर पोस्चरली गलत बैठेंगे कुर्सियों के ऊपर, जहाँ की एब्डोमेन आगे हो जाएगा, जो कि पीछे था, आपने देखा था एब्डोमेन पीछे था, सॉरी पेल्विक पीछे था, एब्डोमेन नीचे था। लेकिन जब पेल्विक आगे हो जाएगा, पेल्विक आगे की तरफ हो जाएगा, पेल्विक आगे होगा तो एब्डोमेन पीछे आ जाएगा। जब एब्डोमेन पीछे आ जाएगा तो जो उसमें स्पेस है वो कम हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा तो वो ऊपर की तरफ प्रेशर डालेगा। तो एक पोस्चर हमने अगर अडॉप्ट किया, एक आसन हमने अडॉप्ट किया, चाहे वो खाने के समय, बैठने के समय, चलने के समय, जब हमारा पेल्विक कैविटी आगे आ गई तो जो स्पेस है वो, या अरेंजमेंट जो है कॉलोनी के अंदर का, घरों के अंदर का, वो थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। तो जो डायफ्राम में नीचे की तरफ जाना है उसको उतना स्पेस नहीं मिल पाता। उस डायफ्राम के ऊपर ही दिल भी है रखा हुआ, उसके बीच में से इसोफेगस पार करता है, उसके बीच में से दूसरी ब्लड की वेसल्स पार करती है, नसें पार करती है उसके बीच में। तो जब वो नीचे की तरफ मूव करता है तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो वहीं पे रहती हैं, वो उसमें जगह में स्लाइड करती है। फिर वो धीरे धीरे नीचे जाता है। जो साइड में आपने देखा होगा कि नीचे की जो 3 रिब्स हैं, इनमें ये स्टर्नम में नहीं जुड़ी हुई, ये ऊपर जाके जुड़ी हुई है, ऊपर की तरफ यहाँ जुड़ी हुई है। यानी कि जहाँ का जो मूवमेंट है वो तो शरीर में सांस में कम होता है, और ये मूवमेंट ज्यादा कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये फ्री रिब्स है, फ्लेक्सिबल रिब्स है। लेकिन अगर हम कंधों को इस तरह करके बैठ जाएंगे, अंदर करके आसन में हम बैठते हैं, ऐसे करके हम ऐसे बैठ जाएंगे, तो ये जो रिब्स है यहाँ, इनको मूवमेंट का मौका नहीं मिलेगा पूरा। जब इनको मौका नहीं मिलेगा, डायफ्राम नीचे नहीं जाएगा, तो जो फेफड़ों के किनारे हैं, फुसफुस के किनारे हैं, या लंग्स के जो नीचे वाले हिस्से हैं, लोअर लोब जो हैं, उनमें जो प्लूरल फ्लूइड है वो रुकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि म्यूकस तो हर जगह है, कफ तो हर जगह है, श्लेष्मा हर जगह है, वायु भी हर जगह है। तो जब हम उसको ठीक से मूव नहीं कर पाएंगे ऐसे करके डायफ्राम को, तो ना तो हार्ट को स्पेस मिलेगा अपने रिदम के लिए, और ना ही
लंग्स को स्पेस मिलेगा अपने रिदम के लिए, दोनों को रिदम के लिए स्पेस नहीं मिला तो दोनों में जो प्रक्रिया है कफ की, चाहे पित्त की, चाहे वात की या वायु की, चाहे हम अगर अंग्रेजी के सिस्टम में बोले तो चाहे म्यूकस की उसके अंदर एक्टिविटी है, फ्लूइड्स की एक्टिविटी है, या जो एनर्जी है जो उसको मूव कर रही है उसकी एक्टिविटी है, ये सब डिस्टर्ब हो जाती है, उनको स्पेस ही नहीं मिल पाती। फिर धीरे धीरे लंग्स फुल होने शुरू हो जाते हैं। जब लंग्स फुल होने शुरू होते हैं तो जो रिफ्लुक्स है सांस लेने का वो बाहर की तरफ ज्यादा रहने लगता है। जब वो बाहर की तरफ ज्यादा रहने लगता है तो सांस को हमें खींच के लेना पड़ता है। जब हम सांस खींच के लेते हैं तो जो बैक की कैविटी है, जो वॉल है जो कि सॉलिड रहनी चाहिए, वो उसको हम पीछे की तरफ निकालने की कोशिश करते हैं जिससे कि सांस चला जाए अंदर हमारा, क्योंकि लंग्स नीचे के तो फुल हो गए, अब हम यहाँ भरना चाह रहे हैं उनको। जब हम यहाँ भरना चाह रहे हैं लंग्स को और यहाँ से वो नीचे से फुल हो गए हैं तो जो इसोफेगल मूवमेंट है, जो ब्लड का मूवमेंट है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, या लिम्फ का मूवमेंट है नीचे ऊपर की तरफ, जो भी मूवमेंट्स होने हैं वो सारे के सारे जो इस प्रक्रिया से ठीक होने थे, जिनका रिदमिक मूवमेंट कोऑर्डिनेट होना था, सिंक्रोनाइज होना था, वो बंद हो जाता है। जब वो बंद हो जाता है तो भोजन ठीक से नीचे नहीं जाता। जब भोजन ठीक से नीचे नहीं जाता है और हम सांस लेने की कोशिश करते हैं तो हमें अड़चन पैदा होती है। फिर हम अपने सिर को उठा लेते हैं या ऐसे बेंड कर लेते हैं एडजस्ट करने के लिए, जिससे कि हम भोजन को ले जा सके। जब इस तरह से हम बेंड कर लेते हैं तो जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी सर्वाइकल रीजन की, वो ऐसे बेंड हो जाती है। तो बेंड हो जाती है, हम बोलते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, उल्टियां आ रही हैं, सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं और पूरे हाथों में दर्द होना शुरू हो गया। और जब हाथों में दर्द होना शुरू होता है तो हम उसकी देखते हैं कि सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, हम उसकी सर्जरी के लिए जाना चाहते हैं। अब जब दर्द होगा, हाथों में दर्द होगा तो हाथों की जो मूवमेंट है वो भी कम हो जाएगी। अब हाथ जो है जब उनकी मूवमेंट कम हुई, शोल्डर्स वहीं पे फ्रीज हो जाएंगे, कम मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से आप साइड में देखेंगे जो इसकी कैविटी का नीचे कनेक्शन, जो मैं फैसिया का या एक कनेक्टिव टिश्यू का कनेक्शन बता रहा था, वो फ्रीज हो जाएगा, आपका ये रेंज कम हो जाएगी। जब ये रेंज कम होगी तो नीचे जो ऑर्गन्स ने मूव करना है, लार्ज इंटेस्टाइन ने, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट्स होने हैं खाने के या हवा के या द्रव्य के, वो कम होने शुरू हो जाएंगे। वो कम होने शुरू हो जाएंगे, उनमें रुकावट पैदा होगी तो जो स्थान कम हो जाएगा और रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, वो फूलेंगे। फिर हमारा वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाएगा शरीर के चारों तरफ, हम कमर से मोटे हो जाएंगे और कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक कनेक्टिविटी पूरे नीचे तक है। फिर जब आपके कमर में दर्द होगा, आपका पोस्चर जो चेंज हो जाएगा, फिर वो वेट ट्रांसफर हो जाएगा नीज के ऊपर, आपके घुटनों में प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर जब घुटनों में प्रॉब्लम होगी, आप उनको बेंड नहीं करेंगे, तो फिर जब आप ऐसे ऐसे करके सीधा वेट रखेंगे एंकल्स के ऊपर, तो एंकल खराब हो जाएंगे। तो सिर्फ एक गलत तरीके से सांस लेने से आपने देखा कि सभी अवयवों पे किस प्रकार परस्पर उनका इफेक्ट हुआ, और उस इफेक्ट से ही किसी भी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हुई, जिससे किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए अगर हम ध्यान से सोचे, हमने देख लिया शरीर किस तरह से अंदर से है, मैं इनके फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल क्लास चलाना नहीं चाह रहा था, मैं सिर्फ आपको वैदिक तरीके से या इंटेलिजेंस के तरीके से या इंटेलिजेंटली सोचने पे बाध्य करना चाहता हूँ कि जो हमारी धारणा अभी तक बन गई है शरीर के बारे में कि लिवर का SGPT इतना है, SGOT इतना है, तो मेरा लिवर ठीक है, ये धारणा जो है ये इसको चेंज करने की, बदली करने की रिक्वायरमेंट। हमारी ये धारणा बनी हुई है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा।
अल्ट्रासाउंड तो स्थूल हिस्सों को देख के बता सकता है, जैसे ये दिख रहा है। उसके अंदर जो मैंने बताया इतने सारे इंटरप्लेज हैं, जैसे श्लेष्मा का, वायु का, या एंडोक्राइन सिक्रेशन का, हार्मोन्स का, या स्किन की लेयर्स का, फैशिया का, मसल्स का, हड्डियों का, नर्व्स का, वो कौन बताएगा? तो कोई नहीं बता सकता। वो वही बता सकता है जिसका शरीर है। सीटी स्कैन कराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर में हर प्रकार के सेंसर लगे हुए हैं, हमारे शरीर में हर प्रकार का स्कैनर लगा हुआ है। जो कारण शरीर है या सूक्ष्म शरीर है वो स्कैनिंग का ही काम करते हैं। सिर्फ हमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम उन सेंसर्स को साफ सफाई करके फिट रखें, उन स्कैनर्स को फिट रखें, और उनके स्कैन जो अल्ट्रासाउंडग्राम या सीटी स्कैन का जो प्रिंट आउट है उसको पढ़ने की काबिलियत रखें। कब पढ़ने की काबिलियत आएगी? जब हमारे आत्म और परम आत्म में संबंध स्थापित रहे। लेकिन अगर हम आत्म को बाहर के जो स्थूल शरीर है उसी से संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे तो हम परम आत्म से उसका संबंध किस प्रकार से स्थापित करेंगे? तो जो शरीर है, वो इंद्रियां जो हैं वो अपने आप अपने विषयों में बरतती हैं, और जो आत्म है वो अपने आप अंदर अपना काम करती है। यानी कि द मोटर सिस्टम वर्क्स on its own outside world and the autonomic system works on its own inside world. That has to be understood. We should not attach ourselves more to the motor systems or the sense organs which are controlled by the motor systems, that is muscular systems. When we do that, जब हम उस पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो हम आत्म पे जो हमारा ध्यान कम हो जाता है। एक रिसर्च हुई है अभी जिसमें कि उन्होंने देखा है कि कितने टोटल, जैसे कंप्यूटर में रैम होता है, इस प्रकार से कितनी हमारी क्षमता है एक समय में ध्यान को रखने की। वो तकरीबन उन्होंने पाया कि 170 बाइट्स इज द रैम कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी। एक बार में हम 170 बाइट के बराबर, एक बार मतलब हर क्षण के भी हजारवें लाखों हिस्से में जब भी 170 बाइट्स का हम ध्यान रख सकते हैं। अब अगर हम इस 170 बाइट में से अगर हम वैसे ध्यान से देखें, जैसे मैंने बताया 70% प्रभु के हाथ में और 30% हमारे हाथ में, तो 70% रैम होना चाहिए हमारे आत्म के लिए, या ये जो ध्यान है, और 30% ध्यान होना चाहिए हमारे बाह्य के लिए, आउटसाइड के लिए। लेकिन कलयुग में क्या, हर एक युग में, क्योंकि जैसे कृष्ण ने गीता में भी बताया कि इंद्रियां बलात् ही अपने बल से मन को हर लेती हैं, और मन उसी इंद्रियों के साथ कार्य करने लगता है। दैट मीन्स द आउटसाइड वर्ल्ड हैज गॉट पावर टू अट्रैक्ट, और वो अट्रैक्शन के साथ जिस भी इंद्री, चाहे सुनने की, चाहे देखने की, चाहे टेस्ट की, जिस भी इंद्री फोर्सफुली उसको अपनी तरफ अटैक कर लेगी, वो उसके साथ ही लगातार काम करने लगेगा। यानी कि जो रैम है 170 का, जो 70% होना चाहिए थे आत्म के लिए और 30% बाहर के लिए, अब वो क्या होगा, वो 70% आउटसाइड हो जाएगा, 30% इनसाइड। और अब खुद आप समझ सकते हैं, जब आपका रैम 70% आउटसाइड है, 170 में से 120 बाइट्स वो बाहर ही काम कर रहा है, तो अंदर जो रिक्वायरमेंट थी 30 बाइट्स की, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। अब उसकी वजह से जो अंदर के अवयव हैं वो उस तरह से कोऑर्डिनेट काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बाह्य का आकर्षण है माया का या इल्यूजन का, या इल्यूजन व्हाटएवर इज विजिबल टू यू और फेल्ट बाय यू, इसमें क्या है, ये ग्रेविटी की तरह है। इट्स अ फ्लूइड ऑफ अ कर्वेचर। जैसे आप ढलान पे जाते हैं, जितना आप ढलान पे जाएंगे उतनी तेजी से जाना शुरू कर देते हैं।
तो जितना आप बाहर की तरफ देखेंगे करेंगे उतना ही आप तेजी से वहां जाने लगेंगे। यानी कि जो रैम 30% आपके पास बचा था अंदर के लिए पहले, वो धीरे धीरे और भी कम होता चला जाता। आप बाहर दुनिया में जैसे कोई सिगरेट पिएगा, आप चाहेंगे भी छोड़ना तो उस सिगरेट को नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो रैम है, जो इंद्रिय है, वो बलात् ही आपके मन को हर लेती, क्योंकि उसको एक संस्कार इस तरह का बन गया, धीरे धीरे उसकी आदत इस प्रकार की बन गई। तो या तो हम शुरू से ही अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको इस बात का ध्यान कराएं कि परमात्मा का मतलब रिलीजन से नहीं है, परमात्मा का मतलब आरतियां गाना नहीं है। उसको समझाएं कि परमात्मा शरीर का ही एक हिस्सा है जिसको कनेक्ट करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे शरीर के अवयव ठीक से काम कर सके। So this autonomic system has to be given its due. It should be allowed to work the way it is supposed to be working naturally. Unless we do that, there will be no nivaran of our roga. Then we will continue to look for CT scans outside, MRIs outside, the medical specialist outside. We will keep looking. और जितना आप बाहर देखते रहेंगे, आपकी डिपेंडेंसी बनती चली जाएगी, आपका जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो उतना ही डिग्रेड होता चला जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आज तेजी से बोल रहा था, जल्दी बताना चाहता, क्योंकि मैं इस परस्पर संबंध जो है अवयवों का शरीर के अंदर, उसकी इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसका पता पाऊं। क्योंकि जब हम आगे अपने वैदिक जीवन में चलेंगे तो इन चीजों का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो अभी आपने देख लिया शरीर के अंदर कैसे बाह्य हिस्से हैं, एक स्पेस है, स्पेस के अंदर, स्पेस यानी आकाश, आकाश के अंदर किस प्रकार से अग्नि जो है या टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हरे पृथ्वी यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को, और जल यानी कि वाटर को किस तरह से वो ऑर्गेनाइज करता है। उस स्टेट से ही ये चीजें अपनी अपनी शेप लेती हैं, यानी कि दे गेट बिल्ट इनटू सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट, एंड देन दे हैव देयर फंक्शनिंग इनसाइड द बॉडी एज इंडिपेंडेंट एजेंट्स लाइक वात, पित्त, कफ, और वेरियस हार्मोन्स, वेरियस लिक्विड्स, वेरियस फ्लूइड्स and air or gases, and they have the interdependent actions also in between them in form of various organs, various secretions, various connectivity through the nerves and muscles and अब जो ये एक सरसरी आपको मैंने तरीके से बता दिया कि किस तरह से शरीर है और किस तरह से उस शरीर के अंदर जो अवयव है वो काम करते हैं। इसमें हमें ये आपने देखा होगा कि कहीं पे भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास या किसी भी इतनी डिटेल स्टडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने खुद ही सब कुछ बना के भेजा है। आपने बस उसको काम करने का क्षमता देनी है। जैसे मैं उस दिन प्राणायाम के बारे में बता रहा था कि प्राणायाम को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, प्राणायाम को अलाउ करने की जरूरत है। आपके प्राणों को अलाउ करो, कहाँ जाना चाहता है, जहाँ जाना चाहिए वो जाए। भोजन को अलाउ करो, जहां जाना चाहिए वो जाए, तो अपने आप ही शरीर स्वस्थ रहेगा। यहाँ शरीर के जो आपसी संबंध हैं, उनका परस्पर संबंध है, वो उसका जो टॉक है वो मैं खत्म करता हूँ। और इसके आगे हम जब चलेंगे अवयव के बाद हम रोगों पे आएंगे कि रोगों के कारण और उनका वैदिक निवारण या पहले प्रिवेंशन, कैसे उनको रोका जा सकता है वैदिक तरीके से, यानी इंटेलिजेंट तरीके से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव और द प्रीवियस सिविलाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेलिजेंट तरीके से। किस तरह से विद के जरिए, विद्या के जरिए, नॉलेज के जरिए, इंटेलिजेंस के जरिए हम अपने शरीर में होने वाले विकारों को रोक सकते हैं, और अगर विकार हो जाए तो उनको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। हम उसके ऊपर आएंगे कि भाई रोग का कारण और उनको किस तरह से प्रिवेंट करें। एक सिंगल रोग नहीं लेंगे, हम रोगों का कारण देखेंगे, ओवरऑल एक बात करेंगे। उसके बाद फिर आप अलग अलग हम अपने जीवन में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, उनसे होने वाले त्रुटि, विकार या रोग, और फिर उनको दूर करने का तरीका हम धीरे धीरे जीवन का समझ। जब हम इस तरह से सीख जाएंगे
तो हमारा जो स्वास्थ्य है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस का हो, चाहे वो कॉन्शियसनेस का हो, वो सब बेहतर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। और जब वो इम्प्रूव हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारी बुद्धि की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी। हमारे जो उससे होने वाले कर्म हैं वो अच्छे हो जाएंगे। वो कर्म अच्छे होंगे तो अपने आप जो बाह्य दृश्य है वो ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। उससे आपके रिलेशनशिप अच्छे बन जाएंगे, उससे आपके जो प्रोफेशनल फंक्शनिंग है वो अच्छी हो जाएगी। यानी कि जो हमने 4 पुरुषार्थ हमने देखे थे शरीर के साथ जुड़े हुए, वो पूरी तरह से पूरे हो जाएंगे। 4 पुरुषार्थ आपको मैंने बताया था ना पहले, याद होगा आप लोगों को। तो यानी कि जो हमारी कामनाएं हैं वो पूर्ति होंगी, अर्थ की प्राप्ति होगी इस धार्मिक कर्म करने से। यानी कि धर्म से के मुताबिक किए हुए कर्मों से। धर्म क्या है? परम आत्मा और आत्मा का संबंध स्थापित करके अवयवों को आपस में कोऑर्डिनेट करके शरीर को स्वस्थ रखें। इस कर्म से आपका जो शरीर है, जब कर्म ठीक करेगा तो अर्थ की प्राप्ति होगी। जो कामना करेंगे उसकी प्राप्ति होगी। जब कामना की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी, तो अपने आप सेटिस्फैक्शन आएगा, सेटिस्फैक्शन आएगा। वो सेटिस्फैक्शन ही मोक्ष की प्राप्ति का कारण है। So here we finish with this present today's kind of talk or interaction. धन्यवाद।